ज़्यादा ज्ञान मत दो, तुम अभी आ रही हो। ऑफिस में वेट कर रहा हूँ। हवेली से निकलकर कुछ फासले पर मेरा ड्राइवर खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा होगा। अगर तुम नहीं आई तो मजबूरन मुझे आना पड़ेगा। अरमगान ने उसकी कमज़ोर नब्ज़ पकड़ ली। आ रही हूँ मैं। ईशा ने फ़ौरन हामी भर ली। घुटकर अरमगान के तनिया सा पुरसकून हो गए और अगले 20 मिनट में वो अरमगान के ऑफिस से मलहका रूम में बैठी। दोनों हाथों की उंगलियां बाहम उलझाए मुस्तरब सी बैठी थी। अरमगान की पीए उसे यहाँ छोड़कर चली गई थी और रूम में रोशनी के नाम पर सिर्फ एक नाइट बल्ब था। जितना मशकूक बंदा था वो हरकतें भी काफ़ी पुरअसरार थीं। 5 मिनट बाद रूम का डोर खुला तो ईशा की सांसें सीने में अटक गईं। हिम्मत ही नहीं थी अरमगान का सामना करने की। वेलकम टू माई लाइफ। अरमगान के सरसंजीदा आवाज़ पर वो अपनी जगह से उछली तब अरमगान ने रोशनी का वो आखिरी सरिया भी ख़त्म कर दिया। आप क्यों हमेशा लाइट ऑफ करते हैं? ईशा बोझल आवाज़ में बोली। क्योंकि मुझे रोशनी से नफरत है, कदम उसकी तरफ बढ़ाते अरमगान ने कहा। तो ईशा की धड़कनों में हलचल मच गई। उसको पीछे से हिस्सार में लेकर उसके शानों से चादर सरका दी तो ईशा करंट खाकर पीछे हो गई। तुम तो ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही हो जैसे किसी अछूत को छू लिया हो। शोहर हूँ तुम्हारा। अरमगान तो तप ही गया उसके रद्द-ए-अमल पर और इसके वजूद को चादर के बोझ से आज़ाद कर दिया। इस वक्त अंधेरा भी ईशा को गनीमत लगा, वरना अपनी हालत पर वो पानी पानी हो रही थी। अरमगान ने उसे हाथ से पकड़कर वापस सोफे पर बिठाया और उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। पता है, मैं चाहता हूँ मेरे कम से कम दर्जन बच्चे हों, इतनी क्यूट क्यूट से शरारती, कुछ मेरी तरह, कुछ तुम्हारी तरह और कुछ हम दोनों की तरह। अपनी ही बात पर मकान कहकर लगाकर हंसा। मैंने अपनी ज़िंदगी की कीमती शब रोज़ तन्हाई में गुजारे, मगर अब मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना घर हो जिसमें मेरे बच्चों की खिलखिलाहटें 400 गूंजती हों और मेरी वीरान ज़िंदगी में बहार आ जाए। तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं होगा ना? ईशा को इस वक्त अरमगान की दिमागी हालत पर शबा होने लगा। कहाँ वो उससे नफरत का दावेदार और कहाँ घर बसाने और बच्चे पैदा करने के ख्वाब देख रहा है। तुम यही सोच रही हो ना कितना संकीर्ण इंसान है? ईशा को हनोस खामोश देखकर वो गोया हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपका दिमागी तवाज़न बिगड़ गया है, आपको इलाज की सिर्फ ज़रूरत है। ईशा ने बगैर लगी लपटी के दिल की बात कह दी। इलाज के लिए तो बुलाया है तुम्हें यहाँ। उसकी नरम मोमी हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर लबों से लगाया तो ईशा के दिल ने एक पेट मिस की। अरमगान, मुझे घर जाना है, देर हो रही है। अरमगान का सर अपनी गोद से हटाने की कोशिश की मगर अरमगान टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वह किसी कमज़ोर लम्हे के ज़रिए असर बहकना नहीं चाहती थी। मगर अगले पल एक झटके से अरमगान ने उसे खुद के ऊपर झुकाया और उसकी सांसें जब्त कर दी। कुछ लम्हों बाद सांसों को रिहाई मिली तो अरमगान ने उसे सोफे पर लिटाया और उसके पोर पोर को अपने नरम लम से महकाने लगा। कुछ देर मुज़ाहमत के बाद ईशा ने हथियार डालकर उसके गिर्द हसार बनाया। अरमगान के लबों ने चेहरे से गर्दन तक का सफ़र किया। ब्यूटी बॉर्न पर शिद्दत भरा बोसा देकर वो पीछे हटा। उसका हर लम्स इसका तो दिल फरेब था कि ईशा को कहीं से भी इंतकाम या बदले का एहसास नहीं हुआ। अब जाओ तुम। अरमगान ने उसे शालों से पकड़कर खड़ा किया जो अपने बिखरे तनफ़ुस को बहाल करने के लिए जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी। मैं कैसे जाऊंगी? बाहर वेट करते हैं, नाना सरकार यहाँ आएंगे, उनके साथ घर चली जाओ। घर में कोई सवाल जवाब भी नहीं करेगा। अरमगान ने उसके बालों पर बोसा दिया। अरमगान 2 कदम आगे बढ़ा तो पीछे से ईशा ने उसे पुकारा। हाँ, उसने पलट कर जवाब दिया। लाइट ऑन कर दूं? अजीब सी फरमाइश पर अरमगान की भवें ऊपर को शूट हुई। उसने हाथ बढ़ाकर नाइट बल्ब को ऑन किया मगर अब भी वो सिर्फ एक दूसरे के साए को देख सकते थे। ईशा उसके करीब आ गई। उसके रूबरू खड़े होकर अरमगान के दाएं नुक्सार को हाथ के प्याले में भरकर पंजों के बल खड़ी हो गई। उसके बाएं नुक्सार पर लब रख दिए। मैं नहीं जानती आप नफरत में किस हद तक जा सकते हैं, मगर मुझे अपनी पप्पो का एक सड़ियल बेटा बहुत पसंद है और आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। हमारे बच्चे होंगे जितने आप चाहें, मगर इस बात का दावा मत करना जो आप कभी कर ना पाए। मुझसे नफरत औरत की मोहब्बत बड़ी पुख्ता होती है। मौसम, हालात, दुख सुख किसी सूरत नहीं बदलती और ना ही किसी और से मुंसलिक होती है, यानी कि ठीक मोहब्बत। औरत को तोड़ना कमज़र्फ इंसान की निशानी होती है। ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोचना। अपनी बात कहकर वो उसके सीने से जा लगी। हाल, हमने तो सिर्फ एनी को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। ये ईशा को मारने की साजिश किसने रचाई है? क्या अरमगान का कोई और भी दुश्मन था? अयाज मीर को जैसे ही ईशा की तशवीशनाक हालत की खबर मिल गई, मीर हादी को हुज्रे में बुलाया। कुछ मालूम नहीं भाई साहब, मियाँ शायद वो खुद सीढ़ियों में गिर गई हो। मीर हादी बात की नफ़ी करते हुए बोला। नहीं, सीढ़ियों में काफ़ी मिकदार में तेल की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि किसी ने जानबूझकर गिराया है, मगर किसने ये भी फ़िलहाल कंफर्म नहीं। मगर वो लोग इस बात का जिम्मेदार भी हमें ठहराएंगे।
यास्मीन ने मुलाजमों के मुंह से भी थोड़ी देर पहले सुना था कि सीढ़ियों पर तेल गिरने की वजह से ईशा का पांव फिसल गया था। लोगों के पास क्या सबूत है कि ये सब हमारी कारस्तानी है? कानून सबूत मांगता है और हमने अपना काम इतनी महारत से किया कि शवाहिद ढूंढते सदियां गुजर जाएंगी। बस अब वो लड़की बचनी नहीं चाहिए। मीर हादी खुद अपनी खबीस फेल पर मसरूर था। यार तुम रोना बंद करो ना, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें, अल्लाह का शुक्र है तुम बच गई। जब से अब्राम और जैन उसके पास आए थे मुतवातर रो रही थी। देख गुड़िया, सिर्फ जिस्म के कुछ हिस्से थोड़े से जल गए हैं और इंशाल्लाह ये जख्म प्रॉपर ट्रीटमेंट से जल्द ही भर जाएंगे। अरमगान ने बाहर से एक काबिल सर्जन को यहाँ बुलाया है, वो तुम्हारा इलाज करेगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा और बाल बच गए हैं। जैन मुसलसल उसे बहला फुसला कर एक भाई का फ़र्ज निभा रहा था। भाई, मेरे रूम में आग कैसे लगी? एनी के सवाल पर अब्राम ने चौंकते हुए जैन की तरफ देखकर नफ़ी में सर हिलाया और मज़ीद यहाँ ठहरना किसी आजमाइश से कम नहीं था, इसलिए बगैर किसी को मुखातिब किए रूम से निकल गया। ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट के बायस जैन ने जल्दी से चेहरे पर आया पसीना साफ कर दिया। भाई, ये अब्राम मुझे अब छोड़ देंगे ना? ऐसी आधी अधूरी लड़की को बड़ा कौन अपनाएगा? अभी मुझे दूसरी नज़र तक देखना गवारा नहीं किया। माजी की अजियतनाक यादों को भुलाकर अभी तो खुल कर जीने लगी थी मैं। मेरी किस्मत में ये सब कर्ब मुसलसल क्यों लिखा गया है? एनी ने लब बाहां पे बस करके अपनी आवाज़ का गला घोंटा। व्हाट? ये क्या वाहिया सोचने लगी हो तुम? और अब्राम तुमसे बेहद प्यार करता है, तुम्हारी तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए नजर चुरा रहा है। जैन को उसकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा था कि अंदर से तो वो तोहमात का शिकार थी। सहर की तबीयत में थोड़ी बेहतरी आ गई तो ईशा से मिलने के लिए फोर्स करने लगी। हर मकान मजबूरन उसे ईशा से मिलने ले आया। यहाँ आकर उसे ईशा के बच्चे का मालूम हो गया तो कितने घंटों वो लगातार रोती गई। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? मेरे भैया ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सहर का दिल खून के आंसू रो रहा था। बेटा, रोने से मेरा बच्चा वापस थोड़ी आ जाएगा। बस अपनी भाभी के लिए दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और अल्लाह दोबारा उसकी गोद भर देगा। अरमगान जानता था सहर और पैराडाइज की और कितनी लड़कियों को अरमगान से बेइंतहा मोहब्बत थी और सब चाहते थे कि अरमगान के बच्चे को गोद में लेकर खिलाएं पिलाएं और प्यार करें। अरमगान, अब्राम भाई और हनी लोग मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बाकी सब घर वाले तो आ गए हैं। ईशा को दोनों की गैर मौजूदगी खटक रही थी। सब अब जैन भी मिलने आया था। वैनी की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो मैं इस तरह खून में लथपथ देखकर तब राम उसके पास है, वो तो आने के लिए फोर्स कर रहा था। मैंने मना कर दिया कि तुम्हारे पास यहाँ हम सब है और एनी को उनकी ज़रूरत है। अरमगान ने जूस का गिलास उस तरफ बढ़ाया, उसके माथे पर किस किया। हाँ ठीक किया आपने, वैसे भी कल हम डिस्चार्ज हो जाएंगे ना, तो फिर मिल लूँगी सबसे। ईशा ने जूस का गिलास होंठों से लगाया। नर्स ने यानी कि ड्रेसिंग करवाई तो अब्राम और जैन दोनों अंदर दाखिल हो गए। भाई, मुझे यहाँ कोफत हो रही है, प्लीज़ घर चलते हैं ना? एनी का यहाँ सही मायनों में इस कफ़ज़दा माहौल में दम घुटने लगा था। हाँ, वो अब्राम ने कभी डॉक्टर से बात की थी, मगर तुम्हारी ज़ख्म अभी ताज़ा है तो डेली ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। जैन ने दलील पेश की। तो नर्स घर आकर पट्टी करवा दिया करेगी ना? अरमगान में मिलने नहीं आया और ना ही ईशा। वो लोग कहाँ गए? ईशा की तरह एनी से भी ये कड़वी हकीकत छुपाई गई थी। आए थे दोनों, तुम सो रही थी उस वक्त, हमने झुकाना मुनासिब नहीं समझा। जैन ने उसके उलझे खदोखाल पर नज़र डालकर कहा, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, मैं अभी आया। जैन अब्राम और एनी को प्राइवेसी देना चाहता था। आज तीसरा दिन था, दोनों में कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। जैन के जाने के बाद अब्राम ने पानी का गिलास भरा और इसके करीब आकर मेडिसिन उठा ली। हथेली में टैबलेट निकाल कर उसने एनी के मुंह की तरफ गोली बढ़ाई तो इसने मुंह खोला। आप मुझसे नाराज़ हैं? खामोशी से अब्राम की कार्रवाई मुखातिब करके आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बहने लगे। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब आया। तो फिर इस तरह गरेस्पा क्यों है? उसने कुछ घूंट पानी पीकर गोली निकली। तुम्हारी गलत फहमी है ये। गिलास वापस टेबल पर रखकर वो संजीदगी में गोया हुआ। मैंने बहुत छोटी उम्र में लहजे बरतना सीख लिए थे। अपने आंसू हाथ की पुर्ज से साफ करते हुए वो गोया हुई तो अचानक तकलीफ से सिसकारी निकल गई। आराम से, क्या कर रही हो तुम? अब्राम ने बेचैनी से लब बाहम पे वस कर लिया और उसके हाथ को पकड़कर पुश्त को देखा तो स्किन अपनी जगह से हट गई थी। उसने जल्दी से पास पर ट्यूब उठाया और कॉटन की मदद से दोबारा वहाँ पर मरहम लगाया। आप मुझे पैराडाइज छोड़ाएं, आपकी बेरुखी मेरी जान ले लेगी। लोग कहते हैं ना, पसंदीदा शख्स की बेतनाई जहनी मरीज बना देती है। मुझे इन रस्ते ज़ख्मों से ज़्यादा आपकी लापरवाही खाई जा रही है। अब्राम के चलते हाथ उसकी गैर मुतवक्के बात पर ठटक कर रुक गए और नाफहमी से मुकाबले की तरफ निगाह उठा ली, मगर उसकी निकाह ज़्यादा हालत देकर फ़ौरन नजरें चुरा ली। लेकिन कुशादा पेशानी पर शिकनों की तादाद में इजाफा हो गया। एनी ने अपना हाथ खींच लिया।
नहीं चाहिए मुझे भीख में मिली हमदर्दियाँ, आप भी चले जाएं। मेरे नसीब की स्याह पख्ती मुझे खुलकर जीने नहीं दे रही, साथ में आपको भी घसीट रही हूँ। ऐसा करिए आप भी दामन छुड़ा कर भाग जाएं। मुझे सब समझ आ रहा है, आप भी पछता रहे हैं ना कि किस मनहूस से पाला पड़ा है। एनी। अब्राम तो इस कदर मुश्तल अंदाज पर मुतहिर था। उसके करीब पहुंचकर उसने एनी को सीने में भैंस लिया। दूर रहे मुझसे, मैं तो अब एक बीवी के फ़र्ज़ अदा करने के काबिल भी नहीं रही। क्यों आप मुझसे प्यार करेंगे? हामते हुए पूरी शिद्दत से उसने खुद को अब्राम की गिरफ्त से छुड़ाया तो अब्राम गुमगू की कैफियत में खड़ा रह गया, जबकि बदहवासी के आलम में एनी अब टेबल पर पड़ी चीज़ें और अपनी मेडिसिन सब कुछ नीचे गिरा रही थी। एनी, क्या पागलपन है, संभालो खुद को। कौन सी चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? अब्राहम ने उसकी बदतर होती हालत देखकर फुर्ती से उसके हाथ में पकड़ा ग्लास छीन लिया और एक बार फिर से उसे अपने मजबूत हिसार में लेकर उसके सर पर बोसा दिया। एनी से हरगिज़ उसे इस किस्म की शदीद रद्दअमल की तवक्को नहीं थी। वो माही बेआब की तरह उसके सार में फड़फड़ाने लगी। मुझे क्यों रिश्ते रास नहीं आते? क्या मेरा कोई हक नहीं खुशबू पर? मुझे नहीं जीना इस बदनुमा दागों के साथ, मैं आपके काबिल नहीं रही। उकता गए हैं ना आप मुझसे? अब्राम के सीने से लगी लफ्ज़ों के निश्तर फेंकने लगी, जबकि उसके कहे अल्फाज अब्राम की रूह तक को घायल कर गए। मेरे रगों में खून बनकर दो रही हो तुम इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर मेरे सच्चे जज्बों की तौहीन कर रही हो। मैं भला कैसे इकता सकता हूँ तुम्हारे वजूद से? मगर ये सच है, मुझसे तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा है मुझे, क्योंकि तुम्हारी अजियत कम नहीं कर पा रहा, इसलिए तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, और तुमने अपनी तरफ से बेतुके मफरूज़े कायम करके मेरी मोहब्बत के परखचे उड़ा दिए। इतना बेमोल तो नहीं था मेरा प्यार कि तुम्हारे मामूली से ज़ख्मों को बुनियाद बनाकर मैं अपने वादों से मुकर जाऊँ। अब्राम होले होले उसके बालों में हाथ फेर रहा था। मेरा दम घुट रहा है यहाँ, अजीब सी वहशत होती है मुझे। आपका प्यार और साथ मेरी ताकत है, अगर यहाँ रही तो मेरे ज़ख्म कभी मंदमल नहीं हो पाएंगे। अब्राम के चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में लेकर वो बड़े मान से बोली, मैं डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा कर आता हूँ। उसके दोनों हाथों की पुश्त पर बारी बारी बोसा देकर वो चला गया। घर आकर जैसे उसकी रूह तक सरशार हो गई, बेकरार दिल को करार मिला। सोबिया बेगम, अनीला बेगम और आतिका ने उसकी तीमारदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। खिलाफ तवक्को सुमाविया को अपनी फ़िक्र में हल्कान देकर तो वो अपनी बीमारी को फरामोश कर गई, और कितनी ही देर वो सुमाविया के गले लग कर रोई थी। सुमाविया, उसकी दवाई का टाइम हो गया है। अब्राहम हाथ में मेडिसिन पकड़े कब से खड़ा दोनों बहनों को एक दूसरे में मुदगम देख रहा कर गोया हुआ। मुझे दे दें, मैं खिलाती हूँ दवाई। अब्राहम के हाथ से मेडिसिन लेकर सुमाविया ने जल्दी से नरमी समोकर कहा, तो अब्राहम ने खामोशी से उसे मेडिसिन पकड़वा दी। एनी, मुझे माफ़ कर दो, कोई चीज़ किस्मत में ना हो तो हम लाख रोए गिड़गिड़ाएं, अपनी तकदीर बदल नहीं सकते। मैं किस्मत के साथ लड़ने लगी थी, तुम और अब्राहम एक दूसरे के लिए बने हो। मैं खुद कर्ज बन गई थी। बिला जोर ज़बरदस्ती किसी को प्यार करने के लिए कौन हम वादा करता है? ये तो दिलों में पलने वाला एहसास होते हैं। स्माविया एनी के दोनों हाथों को पकड़े नामालूद नज़रों से उसे देखने लगी तो एनी ने झटके से हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिए। वहाँ मौजूद तमाम ने उसकी सांसें थम गई, मगर अगले पल वो स्माविया के सीने से लगकर जैसे बहन का रिश्ता पाकर मुतबर हो गई। उसे अपनी माँ, बहन और भाई तीनों रिश्ते मिल गए। कभी कभी ज़िंदगी में होने वाले हादसा जानलेवा नहीं होते हैं, बल्कि वो आजमाइश होती है। अगर बंदा उसमें कामयाब ठहरे तो अल्लाह बदले में वो सब कुछ अदा करता है जो बंदे के वहमो गुमा में भी नहीं होता। आज यानी इतना कुछ पाकर अल्लाह के आगे सर बसूजूद हो गई। ये तुम कुछ ज़्यादा एनी पर मेहरबान नहीं हो गई हो? कैसे इतनी जल्दी अपने प्यार से दस्तबरदार हो सकती हो? पहले उसके रूम में जाकर मिलना, अब उसके लिए खुद हल्का फुल्का खाना बनाना, ये वाकई तुम्हारी अनायात है या फिर बदले का अनोखा तरीका? सानी कब से उसकी हरकत और सकनात का जायज़ा ले रही थी। मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके पीछे किचन में आकर ज़ोर से उसका बाजू दबोच कर अपने अंदर का इश्तियाल दबाने लगी। हाँ, सही कह रही हो तुम। मैंने कभी किसी को इत्र नहीं पहना, न मुझे किसी से इसका हक छीनना आता है। तुम्हारी तरह बचपन से देखती आ रही थी कि किस तरह तुम हमेशा अपनी की पसंदीदा चीज़ें हथिया लेती थी। उनकी आंखों में बेबसी मुझसे ढकी छुपी नहीं होती, मगर उनके पेशेंस को हज़ार तोपों की सलामी के माथे पर किसी किस्म की शिकल लाए बगैर वो तुम्हें वो चीज़ पर खुशी दे देती थी, और तुम्हारी आंखें अपनी जीत की फतह पर जश्न मनाती। तब मुझे ईशा आपी के लिए गिल्टी फील होता, मगर तुम मेरी दोस्त थी तो तुम्हारी वजह से ईशा आपी के साथ की गई नाइंसाफ़ी को भी भूल जाती। अब्राम जब तक एनी का नहीं था तो मुझे चाहिए था,
जब उसका नाम एनी के नाम के साथ जुड़ गया तो मैं इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी नफ़रत का खुलेआम प्रचार किया। तुम्हें पता है ये मोहब्बत मर्जी से नहीं होती, ये नसीब में लिख दी जाती है, किसी के लिए रिस्क की तरह तो किसी के लिए रोग की तरह इसे लिख दिया जाता है। मैं यही रोग पालने लगी थी जो सरासर बेवकूफ़ी थी। अब्राम के साथ साथ मैं अपने भाई की चाहत और मोहब्बत से भी महरूम होने लगी। मुझे अपना भाई चाहिए था, मेरी आंखों पर बंदी जिंद और अना की पट्टी खुल चुकी है। एनी एक बेज़रा लड़की है, अगर किस्मत उस पर मेहरबान हो रही है तो हम कौन होते हैं उसके हिस्से की खुशियों को नोचने वाले। इसलिए मैंने अपने हर उस फेल को माफ़ी मांग ली, 1000 बार उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जैसे एनी कभी हर्ट हुई थी, और इसका ज़र्फ़ इतना बड़ा है कि बगैर कुछ जताए मुझे माफ़ भी कर दिया। मुझे अपने खोए हुए रिश्तों के साथ बहन भी मिल गई जो साफ दिल की मालिक है। स्माविया की बातें सानिया के दिल पर बर्छियाँ चलाने का काम कर रही थी। वो तो स्माविया को अपना हमदर्द, अपना राजदार और दोस्त समझती थी, मगर यहाँ तो वो बाकी सबके रंग में ढलने लगी। सानिया की आंखें एहसास तजलील से लाल अंगारा हो गईं। तुम एहसान फरामोश, तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई की खुशियों में शरीक नहीं हुई कि तुम शिद्दत गम से निडाल थी, और तुम इसमें भी तुम्हारा कोई ज़ाती मुफाद पोशीदा होगा, क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम एक इंतहाई सेल्फिश लड़की हो। मैंने नहीं कहा था कि मेरी वजह से बेवजह किसी से नफरतें पाल लो। अब पता नहीं तुम्हारे मन में क्या समाया था कि तुमने हकीकी रिश्तों से मुंह मोड़ा। मैं तो कभी किसी और के लिए अपने भाई की खुशियों से मुंह नहीं मोड़ूंगी। स्माविया ने दृष्टि से उसकी बात काट कर सच्चाई के ज़ोरदार तमाचे उसके मुंह पर रसीद किया। ये सच भी था, उसे स्माविया या किसी और के दर्द से कोई सरोकार नहीं था। वो तो अपनी मोहब्बत की इस कदर तस्लील पर सटिया गई थी कि गुनाहों के दलदल में फंसती चली गई और अपनी बहन से उसका सहाग छीन रही थी। और अब तो उसके ऊपर एक और इल्ज़ाम भी लग गया, कातिल होने का। स्माविया उसे नदामत की गहराइयों में धकेल कर आईना दिखाकर चली गई। ईशा को भी डिस्चार्ज करके अरमगान घर ले आया था तो एनी से मिलने उसके रूम में चला गया। एनी के सुर्खों सफ़ेद चेहरे की दमक मानत बढ़ गई थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और सरसों के फूल की तरह जर्द चेहरा देखकर अरमगान के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी फूफो उस पर भरोसा करके अपने फूल जैसी बच्ची उसके स्पुट करके मनो मट्टी तले सो गई थी। अरमगान को अपनी गफलत पर ढेर सारे मलाल ने आ घेरा। तकलीफ से अजलात तन गए। कैसी हो? एनी की पहलू में जगह बनाकर वह बैठ गया। आपसे नाराज़ हूँ। ऐसी भी क्या मसरूफियत, क्या मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आए? एनी उसके कंधे पर सर रखकर अपनी हिचकियों का गला दबाने लगी। तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, इससे तुमसे छुपाया गया था कि ईशा और सहर सीढ़ियों से गिर गई थी। जिस वक्त तुम्हारे रूम में आग लगी थी उनको मैं हॉस्पिटल लेकर गया था। आज ही डिस्चार्ज होकर घर आई है। अरमगान ने उसकी कनपट्टी पर बोसा देखकर उसके कमलाए चेहरे पर नज़र टिका दी। ईशा ठीक है ना? एनी हैरत और परेशानी की मिलीजुली कैफियत से दोचार थी। मतलब घर में इतना कुछ हो गया, उसे कोई इल्म नहीं? वो तो ठीक है, मगर हमारा बच्चा नहीं बच सका। अरमगान की सुर्ख डोरों से मज़ीद आंखें उसके अंदर तकलीफ़ की शिद्दत को अयां कर रही थी, जबकि एनी अरमगान के इस कदर नुकसान पर सिर्फ आंसू बहा सकी। तुम छोड़ो ये सब, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं ना? नेक्स्ट वीक का टाइम दिया है डॉक्टर ने, तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगी। अरमगान ने उसके आंसुओं को अंगूठे की मदद से साफ करके तसल्ली दी। और अब्राम होगा तुम्हारे पास, खुद से उठना बिल्कुल नहीं है। ज़ख्म ताज़ा है, चलने फिरने में दिक्कत होगी और ड्रेसिंग करवाने नर्स आ जाया करेगी। मेरी बात हुई है, अगर कोई मसला हो तो बिला झिझक कह सकती हो। एनी के माथे पर बोसा देकर वो खड़ा हो गया। ईशा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी तो आ जाएगी मिलने। वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब थी तुम्हारी तरह, इसलिए वो भी इस सानेहा के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को फिर मुलाकात होगी। जी। एनी ने ताबेदारी से सर हिलाया। कुछ पता चला कि सीढ़ियों पर तेल किसने गिराया था? अब्राम अरमगान के साथ बाहर निकला तो पूछ बैठा। नहीं, मगर जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि बाहर मेरे गार्ड सुबह से लेकर शाम तक चुकन्ना खड़े थे। उनके बयान के मुताबिक बाहर से कोई हवेली के अंदर नहीं गया सिवाय ब्यूटिशियंस के, और मर्द रात में सिवाय मेरी हवेली की दहलीज किसी ने पार नहीं की। यहाँ तो ये हो सकता है कि हवेली के किसी मुलाजिम या मुलाजमा से काम करवाया गया है, या फिर हवेली का कोई बंदा इन्वॉल्व हो सकता है। अरमगान शिशोपंच में मुब्तला सारा मामला अब्राम के गोश गुजार करने लगा। मुझे नहीं लगता कि हवेली की औरतों में से कोई इतना घटिया काम कर सकता है।
बाकी मुलाजमीन तो काफ़ी वफ़ादार हैं अपने मालिकों के साथ, तो इन पर शक किया जा सकता है, मगर हमें जल्द से जल्द कोई सराग ढूंढना है अरमगान। हम नहीं चाहते कि दुश्मन हमें कमज़ोर समझकर इस तरह ओछे हथकंडे इस्तेमाल करे। अब्राहम खुद काफ़ी वरीड था। मैंने अपने एक दोस्त को इस मामले के जांच पड़ताल के लिए बुलाया है। इस तरह के केसेस हल करने में काफ़ी एक्सपर्ट है वो। एनी के रूम में लगी आग की वजह सामने लाने में मददगार साबित हो सकता है। तुम आज घर पर रहोगे ताकि वो अपना काम बगैर किसी रोक टोक के अच्छे से सर अंजाम दे, वरना हवेली वाले उसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। अरमगान गाड़ी के करीब पहुंच गया तो पलट कर अब्राहम की तरफ मोड़ कर देखा। ठीक है, आप बेफिक्र रहें। अब्राहम ने अपनी तरह से उसे मुतमईन किया। एनी को इस वक्त तुम्हारे सहारे और साथ की बहुत ज़रूरत है। मुझे यकीन है तुम उसे इस फेज से बाहर निकाल दोगे। तुम उसके महरम हो और रिश्ते का तकाजा यही है कि उसके ज़ख्मों का मरहम बन जाओ। अब्राहम के कंधे पर हाथ रखकर वो बड़े वसूख से बोला, इंशाअल्लाह। अब्राहम ने अपने कंधे पर रखे अरमगान के हाथ पर अपना हाथ रखा। पिछले 3 घंटे से अरमगान का दोस्त मेहरबान कामिल एनी के कमरे का जांचती नज़र से मुशाहिदा कर रहा था। कभी अंदर की तरफ, कभी बाहर, कभी खिड़की के साइड, और अपने हाथ में मौजूद पैड पर साथ साथ कुछ नोट करता रहा। वो अरमगान अब्राहम और जैन के साथ जैन के रूम में बैठा इन सबको चीदा चीदा नकात बताने लगा। आप लोगों के मुताबिक जिस वक्त रूम में आग लगी थी तो वहाँ मौजूद अकेली गवाह ने उस बात का इंकशाफ किया था कि सबसे पहले खिड़की पर लगे पर्दों ने आग पकड़ ली थी। इस जगह का मुकम्मल मुआयना करने के बाद मैंने नतीजा अखज़ किया है कि आग किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी, क्योंकि खिड़की के आसपास दूर तक बिजली का कोई कनेक्शन मौजूद नहीं और न ही बिजली की कोई नंगी तार थी। और खिड़की के बाहर जलती चीज़ों में ये लाइटर का कुछ जला हुआ हिस्सा बतौर सुराग मिला मुझे। अरमगान ने हाफ जले हुए लाइटर का टुकड़ा अरमगान को पकड़वाया और सबसे ज़रूरी बाथरूम में मौजूद फर्नीचर से लेकर पर्दों और ज़रूरी सामान तक तमाम चीज़ें जलकर खाकसर हो गई हैं, मगर रूम की बिजली का कनेक्शन अभी तक बहाल है। रूम में वाहिद बचा हुआ बल्ब अभी तक रोशन है। तो मतलब साफ है कि आग ने किसी जानबूझकर लगाई थी और ये काम घर की मकीनों ने ही किया है, क्योंकि खिड़की हवेली के अकबी हिस्से में खुलती है और वहाँ जाते हुए सर्वेंट्स क्वार्टर और नेक्सी से गुजरना पड़ता है, जहाँ दर्जन भर मुलाजमीन हमा वक्त मौजूद होते हैं और बाहर का कोई अनजान आदमी इतना रिस्क नहीं ले सकता। मुझे बारी बारी सबके चेहरों पर तायराना नज़र डालकर बात कर रहा था। मुझे यकीन था दुश्मन घर में ही ताक लगाए बैठे थे, बस हमारी थोड़ी सी लापरवाही उनको शह दे गई। अरमगान ने मुस्तरब होकर कनपट्टी की रगे तल सुरगलाई तो जो कि फटने को तैयार थी। आपका बहुत शुक्रिया, हमें आगे भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप पूरी ईमानदारी और लगन से हमारा केस सॉल्व करेंगे। अरमगान ने खुश दिली से मुसाफा किया। इट्स माई ड्यूटी। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर सर को खम करके मुस्कुराहट अरमगान की तरफ उछाल दी। कुछ वक्त ईशा के साथ गुजारने के बाद अरमगान ने आदका के रूम की तरफ कदम बढ़ाए। उस हल्का सा नॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ तो अपनी मोम को जाए नमाज पर बैठे खुशो खुशू के साथ बारगाह इलाही में दुआ के लिए झोली फैलाए देखकर वो खामोशी से माँ के करीब आ गया और उसके गोद में सर रखकर आंखें मूंद लीं। दुआ मांगने के बाद आदका ने हाथ उसके वजी चेहरे पर फेरा और कुशादा पेशानी पर लब रख दिए, फिर उसके दाएं और बाएं रुखसार पर ममता भरा लम्स छोड़ा। खुशियों की मदद इतनी कम क्यों होती है मोम? अभी तो मेरे बच्चे ने सांस लेना भी शुरू नहीं किया था। मेरी ईशा तो अभी ममता के एहसास से पूरी तरह सैराब भी नहीं हुई थी कि उसे अनोखी खुशी से महरूम किया गया। मैं उसे दिलासा दे देकर खुद टूट के बिखर चुका हूँ। अरमगान ने सख्ती से लब भेज कर अपने करबोजियत को बाहर निकलने से रोक दिया। उठो यहाँ से। आतिका ने उसका सर अपने गोद से उठाया और जाए नमाज एक हाथ से फोल्ड करके उसे अपने बेड पर ले आई। वो किसी पर कठपुतली की तरह अपनी मोम के साथ हरकत करता रहा। कितने दिन से सोए नहीं। आतिका ने उसे बेड पर लेटाया, उसके सर के नीचे तकिया रखकर उसके माथे से बाल हटाने लगी। सारी ज़िंदगी कभी सुकून की नींद नहीं सोया। पहले आपके पास आने के लिए तड़पता रहा, फिर जब बड़ा हो गया तो इतनी जिम्मेदारियां छोटे कंधों पर आ गईं कि उसकी तकमील के लिए दिन रात जागता रहा। उसके दांस आंखों की वीरानी देखकर आतिका के दिल में दर्द की टीस उठी और अरमगान के सर पे अपनी नरम उंगलियां फेरने लगी। अरमगान के रगों पे में एक सुकून की सराहियत करने लगा। मोम, ईशा को मेरे बगैर नींद नहीं आएगी। मंदी मंदी आंखें खोलकर उसने अपनी माँ के शफीक चेहरे पर दुख की परछाइयाँ वाज़ेह देखी। उसकी फिक्र तुम मत करो।
अरमगान की आंखों पर बारी बारी रब रख कर उसे हर खौफ से आज़ाद करके उसके माथे पर बने शिकनों को उंगली की मदद से हमवार करने लगी। थोड़ी देर बाद रूम में अरमगान की भारी सांसों का रिदम गूंजने लगा तो आतिका ने अपनी गोद में रखे उसके हाथ को नरमी से उठाया और उसकी पुश्त को नरमी से छूकर उसके सीने पर रखा और उसके पैरों से जूते उतार कर तेल से उसके तलवों को मसाज करने लगी। कुछ असियतनाक यादें सहन के पर्दे पर दस्तक देने लगी। जब अरमगान 4 साल का था तो पूरा दिन घर में इधर उधर भागकर खुद को हलकान करता था और जब रात को सोने के लिए लेट जाता तो पैरों में दर्द की वजह से रोता रहता था। तब आतिका तेल से उसके तलवों की मालिश करती जिससे उसे बहुत आराम मिलता था और फिर सारी रात पुरसुकून नींद सोता। आतिका की धड़कनें सुस्त पड़ने लगीं तो जल्दी से वहाँ से उठकर मकान के पहलू में आकर बैठ गई और अरमगान का सर तकिए से उठाकर अपनी गोद में रखकर उस पर अपना प्यार लुटाने लगी। मगर ममता को करार नहीं आया। दर्द ताकि बढ़ता चला जा रहा था। आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा था। बहुत सफ़र किया था इस बच्चे ने। अभी रोने की शिद्दत में इजाफा हो रहा था कि रूम का दरवाज़ा खुला और ईशा चेहरे पर दुनिया भर की तकान लिए अंदर आई। फुफ्फो, अरमगान। वो आतिका से अरमगान के बारे में पूछने आई थी मगर उसे अपनी मोम के बेड पर होशो खुर से बेगाना गिरफ्त की नींद में सोते देख उसके दिल में ठंडक पड़ गई। आ जाओ बेटा। आतिका ने डबट्टे से आंसू पोंछकर ईशा को बेड की दूसरी तरफ चढ़ने में मदद की तो अरमगान के बाजू पर सर रखकर लेट गई। नींद में ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो अरमगान ने मताए हयात की तरह ईशा को अपनी बाहों में भर लिया। आतिका ने लाइट ऑफ कर दी और अरमगान की दूसरी तरफ टेक लगाकर बैठ गई। खेतों में बुवाई का काम शुरू हो चुका था तो वो कुछ देर यहाँ आकर हालात का जायज़ा लेता। अभी उसे आए पर मुश्किल 10 मिनट हो चुके थे कि मीर हादी की कॉल ने उसे वापस आने पर मजबूर कर दिया। क्या मुसीबत आन पड़ी है जो इतनी इमरजेंसी में बुलाया? यास्मीन ने मीर हादी के जर्द बौखलाए चेहरे पर नज़र डालकर इस्तफसार किया। ये किसी मेरे नाम कुछ पेपर्स TCS किए हैं। उसने लड़सते हाथों से लिफाफा यास्मीन की तरफ बढ़ाया। क्या है इसमें? यास्मीन ने सरसरी लिफाफे पर नज़र डालकर इस्तेफामिया निगाहों से उसे देखा। DNA रिपोर्ट और इसके साथ एक तहरीर भी कि सदीका ने मेरे बच्चे को जन्म दिया था और अब वो अपनी माँ के साथ की गई ज़्यादती का हिसाब मांगने आ रहा है। मीर हादी की हलक में कांटे चुभने लगे। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? ये रिपोर्ट जाली भी हो सकती है। जब सदीका का रेप हुआ था तो इसी वक्त मर गई थी ना, तो बच्चा कहाँ से आ गया? यास्मीन रिपोर्ट को फाड़ने लगा था कि मीर हादी ने उसके हाथ से रिपोर्ट छीन ली। वो जिंदा थी, 1 साल तक ज़ेरे इलाज रही और एक बार फिर मैंने उसे एताब का निशाना बनाया और फिर 2-3 माह में मैं उसे दिल बहलाता रहा। फिर अचानक वो रातों रात कहीं गायब हो गई। पता नहीं ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, मगर वो जिंदा थी। मीर हादी ने कनखियों से अपने भाई की तरफ देखकर हकीकत बयान की, जिससे यास्मीन के चेहरे का रंग पल भर में मुतगैर हो गया। ये सब कुछ तुम अभी मुझे बता रहे हो? यास्मीन का शिद्दत से दिल चाहा कि सामने बैठे अपने भाई की बेवकूफ़ी पर उसका सर कलम कर दें। माज़रत भाई साहब, उस वक्त मुझे जो मुनासिब लगा मैंने कर दिया। अब आप कुछ करें। वो इंसान घर तक पहुंच गया है तो मतलब हमारे बुरे दिन शुरू। मीर हादी के कानों में खतरे की घंटियां बजने लगी। कोई हमारा बाल तक बेका नहीं कर सकता। बरसों पहले जो हुआ था उसके सबूत अब मिट चुके हैं।